नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सीएसआर फाइनेंशियल एड के बारे में। राइट। अब ये सीएसआर फाइनेंशियल एड होता क्या है, ज्यादा जानकारी के लिए मैं लेके चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। चलिए जी, चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि ये बीमारी क्या है और इसका उपचार क्या है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक वरदान है आपके लिए। सीएसआर फाइनेंशियल एड बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे ही हम सीएसआर की बात करते हैं, एड्स ग्रांट की बात करते हैं, तो लोगों के मन में एक बड़ी प्यारी सी चीज आती है, ग्रांट राइटिंग एप्लीकेशन सीएसआर। आपने भी ग्रांट एप्लीकेशन की होंगी, राइट? आपने भी ग्रांट एप्लीकेशन की है ना भाई, है? आपने भी ग्रांट के प्रपोजल लिखे होंगे। हम ग्रांट राइटिंग करते हैं, प्रपोजल्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, और होता क्या है, उसमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस, ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस हमारी जो है डिक्लाइन हो जाती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं, जो है रिजेक्टेड हो जाती हैं। राइट। बहुत ही रेयर चांस होता है जब हमारी कोई एप्लीकेशन अप्रूव होती है। गलत तो नहीं कह रहा? सहमत आप मेरी बात से? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एग्री विद यू। राइट। ये एप्लीकेशंस जो हम करते हैं, जो ग्रांट्स के लिए हम आवेदन लगाते हैं, ये फाइलों के जत्थे के रूप में सीएसआर एजेंसी में रखे रहते हैं, क्योंकि सीएसआर एजेंसी इन पर ध्यान नहीं देती है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सीएसआर एजेंसीज हमारी ग्रांट एप्लीकेशन को रोक देती है, अप्रूव नहीं करती है, या कई बार जो है एक पर्टिकुलर संस्था के साथ वो वर्क कर रही है, तो इस वजह से हमारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। राइट। कई बार ब्राइब्स के चक्कर में हमारी एप्लीकेशन रह जाती है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप एप्लीकेशंस, ग्रांट एप्लीकेशंस कर करके थक चुके हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने जा रहा हूं जो कभी फेल नहीं जा सकता। अगर इस ब्रह्मास्त्र के बारे में जानना है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और अगर चैनल पर इस जानकारी को आप पसंद करें तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। राइट। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और निवेदन करता हूं कि आपके 5-10 मित्रों से भी कहिएगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ज्यादा से ज्यादा आप एनजीओज में जानकारी भेजिए, जिससे कि उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके। ये भी सामाजिकता का पहला चरण होता है, दूसरों की हेल्प करना। राइट। ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है ये, क्योंकि आप सामाजिक संस्था चला रहे हैं। ऐसी ग्रांट एप्लीकेशंस करते हुए अगर आप थक गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और शायद आप बिल्कुल भी नहीं जानते, कि ऐसी बहुत सारी ग्रांट्स होती हैं जिनके लिए प्रोजेक्ट राइटिंग नहीं करनी पड़ती। ऐसी बहुत सारी सीएसआर एड्स होती हैं जिनके लिए कोई एप्लीकेशन आपको नहीं करनी होती है। क्या जानते थे आप? नहीं ना? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसी बहुत सारी ग्रांट्स होती हैं जिनके लिए आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती, आपको इसके लिए प्रपोजल लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और साथ ही साथ, इतना जानकर अगर आप हैरान हुए हैं, तो अब आपको असली असमंजस तब होगा जब मैं नेक्स्ट बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तब आपका दिमाग आश्चर्य से फटने लगेगा। जानते हैं क्या? ये जो सीएसआर कंपनीज हैं, ये जो हमेशा आपको नो 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 करती रहती हैं, ये आपको नो नहीं कह पाएंगी। ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये आपको उस ग्रांट के लिए नो नहीं कह पाएगा। ऐसी ग्रांट एप्लीकेशन, ऐसी ग्रांट जिसके लिए ना आपको प्रपोजल लिखना है, ना ग्रांट राइटिंग करनी है, ना आपको एप्लीकेशन करनी है। ऐसी सीएसआर एड जिसके लिए आपका कॉर्पोरेट सेक्टर आपको नो नहीं कह सकता। ऐसी कौन सी ग्रांट होती हैं? कभी सोचा है आपने?
चलिए मैं आज आपको अवगत कराता हूं, आपको पता जरूर है लेकिन शायद कभी आपने उस पर गौर नहीं किया। मैं आपको बताता हूं वो कौन सी ग्रांट्स होती हैं जिनके लिए आपका कॉर्पोरेट सेक्टर आपको मना भी नहीं कर सकता, आपको प्रपोजल लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट, और आपको किसी भी प्रकार का आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी को, आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और वो आपको उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प आवश्यक रूप से देगा। 99.9% बिल्कुल देगा। 0.1% क्यों छोड़ दिया पता है? डिपेंड करता है आपकी जेन्युइनिटी, आपकी वर्किंग, आपकी संस्था की एक्टिविटीज, आपकी संस्था की पहचान, आपके क्षेत्र में लोग आपकी संस्था को जानते भी हैं कि नहीं, शायद उन्होंने पहली बार आपके बारे में सुना हो, राइट। तो 99.9% आपको सक्सेस मिलती है, ऐसी सीएसआर फाइनेंशियल एड्स आपको मिलती हैं। वो कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे कौन से कार्य होते हैं, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट होते हैं जिनके लिए आपको आवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रपोजल राइटिंग की आवश्यकता नहीं है और कॉर्पोरेट सेक्टर आपको मना भी ना कर सके। चलिए जानते हैं उनके बारे में। अगर मैं बात करूं यहां पर पहले प्रोग्राम की, तो वो है आपकी स्कॉलरशिप फंड्स एंड ग्रांट्स। आपको किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिलवानी है, किसी को स्कॉलरशिप आपको जो है स्पॉन्सर करनी है, तो इसके लिए आपको कोई प्रपोजल लिखने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को डायरेक्टली टचअप कर सकते हैं और वो उस पर्टिकुलर फंड या ग्रांट के लिए आपको डायरेक्टली जो है हेल्प करेगा, क्योंकि उन्हें पता है इस प्रकार की जो ग्रांट्स होती हैं, इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप फंड्स होते हैं, वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं। वहां पर आपका रोल सिर्फ जरूरतमंद और जरूरत पूरी करता के बीच में संबंध स्थापित करने का होता है, राइट। सेकंड की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सेकंड है डिजास्टर रिलीफ फंड। जब भी किसी प्रकार की सांसारिक आपदा आती है, जैसा आपने सुना था अभी उत्तराखंड में जो बारिश की वजह से तबाही हुई, हिमाचल में इस साल जो है तबाही हुई, इस प्रकार की जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं देश में, तो आप फंड रेजिंग कर सकते हैं, फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं, डोनेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई प्रपोजल लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए किसी प्रकार का आपको ग्रांट एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो वो होती है आपकी इन्वायरमेंटल एफर्ट्स। इन्वायरमेंटल एफर्ट्स में आप कोई भी इन्वायरमेंटल एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसमें आप इस कॉर्पोरेट सेक्टर को एज ए स्पॉन्सर आप जो है इन्हें इनवाइट कर सकते हैं और ये आपको मना भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोकल की एक बड़ी जो है मुहिम होती है जहां आप अपने इन्वायरमेंट पर आप वर्क कर रहे होते हैं। फोर्थ अगर मैं बात करता हूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जहां आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, इस प्रकार के प्रोग्राम्स के लिए आपको ग्रांट राइटिंग की या प्रपोजल राइटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आपका कॉर्पोरेट सेक्टर आपको स्पॉन्सर करने के लिए 2 कदम आगे खड़ा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस प्रोग्राम से उसके पास एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती है, यानी कि आप एक जो है सेवा प्रदाता के रूप में उसको हेल्प कर पाते हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं आपकी, उसके लिए आपको प्रपोजल या ग्रांट राइटिंग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। बात करते हैं सप्लाई चेन इश्यूज की। जब भी किसी भी प्रकार का पेंडेमिक या महामारी से संबंधित ऐसा कोई दौर आता है, तो वहां पर सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती हैं। कभी भी कोई ऐसी स्थितियां बन जाती हैं देश के अंदर, जिस प्रकार से हम कहते हैं तेज बारिश का होना या किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार की आपदा का आ जाना, उस समय सप्लाई चेन बिल्कुल ठप हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी फंड या ग्रांट के लिए कोई राइटिंग करने की आवश्यकता नहीं, कोई एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लोकल जो आपकी सीएसआर या फंडिंग एजेंसीज जो होती हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है आपका, जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। वो आपको सप्लाई चेन इश्यूज में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तो वो आती है पेंडेमिक रिलीफ प्रोग्राम्स। जैसे कोरोना महामारी का समय आया था, तो इस प्रकार जब भी कोई पेंडेमिक आता है, तो उससे संबंधित जब आप कोई रिलीफ प्रोग्राम चलाते हैं,
और पेंडेमिक का मतलब सिर्फ पेंडेमिक ही नहीं, इवन देन छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कई बार बारिश की वजह से जो है डेंगू और मलेरिया बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से एक पूरे शहर के अंदर एक भय का वातावरण बन जाता है कि भाई ये बीमारी चल रही है इस समय, राइट। तो इस प्रकार की जब भी कोई एक्टिविटीज आपको लगती हैं, तो आप वहां पर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को, आप अगर उसमें कोई सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को, अपने लोकल सेक्टर को आप अप्रोच कर सकते हैं, वो कभी भी आपको मना नहीं कर पाता है। इसके अलावा आप प्लांटेशन और मेंटेनेंस का जब कोई वर्क अपने लोकल में करते हैं, तो वहां पर अपनी लोकल एजेंसीज, लोकल कंपनीज, लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर को आप अप्रोच कर सकते हैं। और जब प्लांटेशन की मेंटेनेंस की बात आती है, तो वहां पर जो ट्री गार्ड यूज होते हैं, उन पर आप उनके एडवर्टाइजमेंट से संबंधित उनको ऑफर करके उनसे आप फाइनेंशियल एड या ग्रांट ले पाते हैं, जिसके लिए वो कभी भी आपको मना नहीं करता, क्योंकि एक तरीके से उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है, काम आप कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट उनका हो रहा होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आती है क्राउड बेस्ड एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स। ऐसे कोई भी कार्यक्रम जिसमें आपके पास एक बड़ा क्राउड इकट्ठा होता है, आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं जहां भीड़ एकत्रित करते हैं आप, तो ये प्रोग्राम्स, इनको कभी भी स्पॉन्सरशिप में दिक्कत नहीं आती है। क्यों? उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि ये जो भीड़ होती है ना, ये बहुत लोगों के काम की होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके लोकल सेक्टर में कोई राजनीति से प्रेरित व्यक्ति है, राजनीति में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, या जो है किसी प्रकार की जो इस प्रकार की एक्टिविटीज होती है उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए आप बड़े काम के होते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो क्राउड आपके पास उनको दिख रही होती है, उन्हें वो भविष्य में अपना वोट बैंक दिख रहा होता है। तो ऐसे में इस प्रकार की जब आप एक्टिविटीज करते हैं, तो उनको आपको कहीं भी एप्लीकेशन की या किसी भी प्रकार की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आप डायरेक्टली उनके लिए आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, उनके लिए आप फाइनेंशियल एड्स और ग्रांट्स ले पाते हैं। एक और एक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं, तो वो आती है आपकी कॉम्पिटिशंस एंड अदर इवेंट्स। जब आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाते हैं, मान लीजिए आप किसी प्रकार का टैलेंट हंट करवा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस आपको जो है स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्पॉन्सरशिप के रूप में आप उनके इंस्टीट्यूशंस में जो एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट आप बता सकते हैं, भाई इतने अमाउंट की छूट मिल रही है एडमिशन में, क्योंकि उन्हें पता है उनका पूरा फायदा उनको मिलना है, राइट। तो आप इस प्रकार के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराते हैं, आप किसी प्रकार का हॉकी, टेनिस या क्रिकेट से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता करवाते हैं, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, इनको कभी भी क्राउड फंड जो है फंड्स के लिए ग्रांट राइटिंग की या प्रपोजल राइटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और ये इजीली जो है स्पॉन्सर कर दिए जाते हैं लोकल इंस्टीट्यूशंस या सीएसआर फंडिंग एजेंसीज के द्वारा, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये होती है आपकी हेल्थ एक्टिविटीज एंड सपोर्ट्स। आप किसी भी प्रकार की हेल्थ एक्टिविटीज करें, आप हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, लोकल के मोस्टली हॉस्पिटल आपको जो है सेवाएं देने के लिए आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इनसे उनका प्रचार होता है, आपकी एक्टिविटी होगी, उनका प्रचार हो गया, राइट। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनके लिए आपको कोई ग्रांट राइटिंग की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार का एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं ब्लड डोनेशन प्रोग्राम्स या कैंप्स, जो आप ब्लड डोनेशन प्रोग्राम्स या कैंप्स करते हैं, इसके लिए आपको किसी प्रकार के प्रपोजल राइटिंग की और इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप जब इस प्रकार का प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ब्लड बैंक्स हुए या रेड क्रॉस सोसाइटीज हुई, ये ऑटोमेटिकली आपको स्पॉन्सर करने के लिए आ जाती हैं। कैंप्स, सारी जगह की व्यवस्थाएं, टेंट वेंट के सारे खर्चे, वो सब ये देते हैं। और इवन देन डोनर्स के लिए जो रिफ्रेशमेंट अरेंज की जाती हैं, वो भी संबंधित एजेंसी या संबंधित हॉस्पिटल या संबंधित सेवा प्रदाता वो आपको प्रोवाइड करता है। नाम आपकी संस्था का हो जाता है और काम उनका हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए आपको किसी प्रकार की ग्रांट राइटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। और लास्ट में अगर मैं बात करूं, लास्ट नहीं कह सकते, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। एक आता है लीगल अवेयरनेस, यानी कि जहां आप लोगों को उनके अधिकारों के बारे में आप बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स के लिए आपको स्पॉन्सर्स की आवश्यकता नहीं होती। जब भी आपकी संस्था को इस प्रकार की गतिविधियां शुरू कर देती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी संस्था को फंड आना स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप लेबर को, यानी कि जो श्रमिक सेक्टर है, उसको आप उनके अधिकारों के बारे में आप बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, और जैसे ही ये खबर पर्टिकुलर जो है इंस्टीट्यूशन को या जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को पहुंचती है कि भाई एक संस्था जो है लीगल अवेयरनेस का वर्क कर रही है, जो लेबर जो लीगल अवेयरनेस है वो कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्पॉन्सर कर देती है। क्योंकि उसके अंदर एक डर होता है कि आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली लीगल अवेयरनेस के माध्यम से कल को उसका श्रमिक, उसका मजदूर, उसका एम्प्लॉय उसे हैरेस कर सकता है, अगर उसने कोई भी गलती कर रखी होगी तो ऐसे में वो आगे बढ़ के आपको स्पॉन्सर करते हैं,
और वो उस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि जब आप उनको लीगल अवेयरनेस दे रहे हो तो वो आपके साथ ज्यादा तालमेल बढ़ाने की सोचते हैं कि कल को भविष्य में ऐसी कोई घटना अगर हो भी जाए तो आप उनको कोऑपरेट कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे हथकंडे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके लिए आपको फंड्स या ग्रांट लेने के लिए, कोई फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए आपको कोई भी ग्रांट राइटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी ही बहुत सारी ग्रांट एप्लीकेशंस, ऐसे ही बहुत सारे ग्रांट प्रोग्राम्स, वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, उनको किस वे में कंडक्ट करना है, कैसे उनके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को टच करना है, इस कॉर्पोरेट सेक्टर के यानी कि सीएसआर सेक्टर के नंबर्स कहां से एक्सट्रैक्ट करने हैं, अगर हम उनको ऑनलाइन माध्यम से टच कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन माध्यम से हम अप्रोच कर रहे हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम कैसे जो है रिसीव करेंगे, कैसे हम उनकी डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको सिखाने वाला हूं। जी हां, मैं हूं लीडिंग एनजीओ एक्सपर्ट और मेंटर एसके यादव, और मैं निकल पड़ा हूं एक ऐसे मिशन पर जहां मैं सहायता करना चाहता हूं 10 लाख से ज्यादा संस्थाओं की। आपको जानकर जो है बड़ा आश्चर्य होगा कि इस देश में लगभग 44 लाख से ज्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, मगर अगर बात की जाए एनजीओ दर्पण पोर्टल की तो वहां पर मात्र 1.52 लाख यानी कि 1.5 लाख के आसपास एनजीओ वहां पर रजिस्टर्ड है, और उसमें से भी 60% से ज्यादा संस्थाएं जो हैं वो डूबने और खत्म होने की कगार पर हैं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, फंड्स और ग्रांट्स। और मैं नहीं चाहता कि इस फंड और ग्रांट की कमी की वजह से कोई भी संस्था विलुप्त हो जाए या बंद हो जाए या उसको शट ऑफ करना पड़े, क्योंकि ये जो फंड और ग्रांट हैं ये सबके लिए अवेलेबल हैं। बस हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर अनुभव नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, हमें नॉलेज नहीं है इन चीजों की। हम सोचते हैं फंड्स और ग्रांट जो है इतने साल पुरानी, उतनी साल पुरानी संस्थाओं को मिलती है। मैंने आज जिन ग्रांट्स, आज जिस फाइनेंशियल एड के बारे में आपको बताया है, 2 दिन पहले रजिस्टर हुई संस्था भी ये फाइनेंशियल एड्स या ग्रांट्स को ले सकती है। सिर्फ जरूरत है अपने आप को अनुभवहीन और अज्ञानता से बाहर निकालने की। मैं चाहता हूं कि फंड और ग्रांट के अभाव में अब कोई संस्था बंद ना हो। जो मेरा मिशन है 10 लाख एनजीओ को हेल्प करने का, उसके अंतर्गत मैं 10 लाख ऐसी एनजीओ को इस प्रकार से सशक्त बनाना चाहता हूं कि वो हर दीन दुखी असमर्थ की हर संभव सहायता कर सके, और मुझे मेरे इस मिशन में आपका साथ चाहिए। मैं इस सोशल सेक्टर की अगर बात करता हूं तो ये सोशल सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर में आपको सफलता असफलता के खट्टे मीठे अनुभव देखने को मिलेंगे, और यदि इस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता हासिल करनी है तो बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो देर किस बात की, चलिए मिलते हैं 23 सितंबर दिन शनिवार और 24 सितंबर दिन रविवार को लखनऊ में। जी हां, लखनऊ में होने वाली इस 2 दिवसीय कार्यशाला में मैंने देश भर की ऐसी बहुत सारी एनजीओ को इनवाइट किया है जिनको मैं सिखाने वाला हूं ये फाइनेंशियल एड्स, ये सीएसआर की फाइनेंशियल एड्स कैसे लेते हैं, इनके लिए अप्रोच कैसे करते हैं, इनको कैसे लिया जाता है, इनकी तैयारी कैसे की जाती है, इनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको 23 और 24 सितंबर को फेस टू फेस अपनी उस 2 दिवसीय वर्कशॉप में, उस कार्यशाला में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस 23 और 24 सितंबर को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की भागीदारी करेंगे। अगर मैं इस कार्यक्रम की बात करता हूं, 23 और 24 सितंबर को जो लखनऊ में 2 दिवसीय एनजीओ वर्कशॉप होने जा रही है, उसके लिए आपको पहले से अपनी सीट की बुकिंग करानी होगी। सीट बुकिंग के अंदर आपको कुछ फैसिलिटीज ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ऑन डिमांड आप चाहें, अगर आप बाहर से हैं तो ऑन डिमांड आप जो है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के लिए भी आस्क कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सारी चीजें आपको बताई गई हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन के जो है स्लॉट्स तय किए गए हैं। तो आज ही अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि आज इस रजिस्ट्रेशन का, इस वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन है। थैंक्स ए लॉट, और मिलता हूं मैं आपसे 23 और 24 सितंबर को लखनऊ में। आप सभी लोग पूरे जोश और पूरी तैयारी के साथ लखनऊ में पधारेंगे, मैं ऐसा आप लोगों से आग्रह करता हूं। और इस वर्कशॉप के अंदर हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो अभी अभी आपने पोस्टर पर लिखे थे।
तो मिलते हैं 23 और 24 सितंबर को, शनिवार और रविवार का दिन होगा। हम और आप उस वर्कशॉप के अंदर कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ अट्रैक्टिव कर रहे होंगे, जहां पर बात की जाएगी सिर्फ और सिर्फ सीएसआर ग्रांट्स, फंड रेजिंग और इसी प्रकार के ऐसे पर्यायों के बारे में जिससे हम अपनी संस्थाओं को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वर्कशॉप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं 23 और 24 सितंबर को लखनऊ की हमारी इस 2 दिवसीय कार्यशाला।